बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं कक्षा लेने जा रहा हूँ वह शास्त्री प्रथम खंड की है और इस कक्षा में आज मैं आपको व्याकरण संबंधित बातें बताऊंगा। हमने पिछली कक्षा में लिंग निर्णय के बारे में पढ़ा था। आज हम कारक के बारे में जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं और कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो एक किताबी परिभाषा कारक की है, मैं उससे आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि कारक किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। फिर से समझ लीजिए कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो वह कारक कहलाता है। इसकी दूसरी परिभाषा भी है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। अब इन दो परिभाषाओं का अर्थ ये होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से इत्यादि विभक्तियां लगती हैं तब उनका रूप ही कारक कहलाता है। तभी वे वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध रखने योग्य पद होते हैं और पद की अवस्था में ही वे वाक्य के दूसरे शब्दों से क्रिया के अलावे कोई लगाव रख पाते हैं। ने, को, से आदि विभक्तियां विभिन्न कारकों की है। इनके लगने पर ही कोई शब्द कारक पद बनता है और वाक्य में अब आने योग्य हो जाता है। कारक पद या क्रियापद बने बिना कोई शब्द वाक्य में बैठने योग्य नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। इस वाक्य में रामचंद्र जी ने समुद्र पर बंदरों से और पुल संज्ञाओं के रूपांतरण है। इतने पद इसमें हैं जिनके द्वारा संज्ञाओं का संबंध और बंधवा दिया क्रिया को सूचित करता है। अर्थात एक वाक्य में और उन वाक्यों को जोड़ने वाले जो भी विभक्तियां होती हैं वो कारक कहलाती हैं। जैसे इसमें देखिए, रामचंद्र जी ने, यहाँ ने एक कारक है। खारे समुद्र के जल को, यहाँ भी आपको जो को है वह कारक की विभक्ति है। और ये जैसे जैसे रामचंद्र जी ने, ये एक पद हो गया, खारे जल को ये दूसरा पद हो गया। तो इस तरीके से एक वाक्य में 3-4 पद मिलते हैं और इन 3-4 पदों को जोड़ने वाला जो होता है, जो विभक्ति होती है, जैसे ने, से, को, के लिए, ये सारे के सारे जो सारी विभक्तियां हैं वह ही कारक कहलाती हैं। अब कारक के भेद कितने हैं वो समझ लीजिए। तो कारक के मुख्यतः 8 भेद हैं और कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे कुछ प्रत्यय लगाए जाते हैं समझने के लिए। उन्हें व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। कुछ लोग इसे परसर्ग भी कहते हैं। विभक्ति से बने शब्द रूप को विभक्त्यंत शब्द या अथवा पद भी कहते हैं। तो जब हम कारक का जिक्र करेंगे, तो जब हम कारक समझ लेंगे तो हम पद भी ही पढ़ेंगे कि वाक्य में पद निर्णय कैसे हो पाता है। हिंदी कारकों की विभक्ति चिन्ह इस प्रकार हैं। कर्ता, कर्ता के लिए जो चिन्ह है वो है नौ, ने। हम लोगों ने बचपन में जो पढ़ा था, इससे याद जो किया था, वो इस तरीके से कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अजी, अहो इत्यादि। ये जो एक पैटर्न हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया था वो आज भी मुझे याद है और ये मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि कर्ता ने, कर्ता वो हुआ जो काम करने वाला है। तो कर्ता ने, यहाँ राम ने, तो राम करता है इसलिए राम के साथ ने लगा, तो ये कर्ता कारक हो गया। करण से, बंदरों से, तो करण से ये करण कारक हो गया। संप्रदान को के लिए, जहाँ जिस वाक्य के या शब्द के पीछे प्रत्यय के रूप में को के लिए लगा हो तो समझिए कि वो संप्रदान कारक है। अपादान कारक से, फिर से संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण कारक में और पर, और संबोधन कारक हे, अजी, अहो इत्यादि।
कुछ लोग विभक्ति के स्थान पर परसर्ग लिखते हैं। लगता है उपसर्ग शब्द के अनुकरण पर परसर्ग गढ़ लिया गया है, क्योंकि उपसर्ग का पूर्व प्रयोग जो होता है वो विभक्ति का पूर्व प्रयोग होता है। अब विभक्तियों की प्रायोगिक विशेषताओं को मैं आपको बताता हूँ कि प्रयोग की दृष्टि से हिंदी कारक की विभक्तियों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इनका व्यवहार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप कारक का उपयोग करते हैं या जब किसी शब्द को लिखते हैं या वाक्य को लिखने जाते हैं, तो कारक का उपयोग हम कैसे रखें और कहाँ पे कौन सा कारक फिट बैठेगा, उसके लिए कुछ नियम हैं, वो समझिए। सामान्यतः विभक्तियाँ स्वतंत्र हैं, उनका अस्तित्व स्वतंत्र है। चूँकि इनका काम शब्दों का संबंध दिखाना है, इसलिए इनका अर्थ नहीं होता है। जैसे ने से, ये सिर्फ एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, दो शब्दों को वो जोड़ते हैं, इसलिए इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे राम ने रावण से कहा, तो यहाँ क्या है कि राम ने कहने वाला कर्ता हो गया, तो राम के साथ ने जुड़ता है, तो ये कर्ता कारक हो गया। अगर इस वाक्य में कोई पूछे आपसे कि कर्ता कारक कौन है, तो राम ने चूँकि रावण से कहा, इसलिए कर्ता कारक यहाँ ने है, राम है। दूसरा है राम ने रावण से कहा। किसके लिए कहा, तो रावण से कहा, तो ये करण कारक हो जाता है। या फिर जब संबंध हम किसी का बताएंगे तब भी से का उपयोग होता है। तो इस तरीके से कारक की विभक्तियाँ जो हैं वह स्वतंत्र हैं, और कारक की विभक्तियाँ सिर्फ एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़ने के काम आती हैं, कहीं से भी उसका कोई अपना एक मीनिंगफुल अर्थ नहीं होता है। दूसरा आपको जो नियम है वो ये है कि हिंदी की विभक्तियाँ विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर प्रायः विकार उत्पन्न करके उसमें मिल जाती हैं। जैसे मेरा, हमारा, उसे, उन्हें, ये सर्वनाम के साथ अधिक जुड़ते हैं और उनके साथ जुड़कर वो अपना एक अलग ही अर्थ बना लेते हैं। विभक्तियाँ प्रायः संज्ञाओं और सर्वनामों के साथ ही आती हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितनी विभक्तियाँ हैं, 8 विभक्तियों के बारे में हम जानेंगे, वो सारी विभक्तियाँ सिर्फ और संज्ञा और सर्वनाम के साथ ही आएंगी। क्रिया स्वतंत्र होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, मोहन की दुकान से यह चीज़ आई है। अब देखिए, मोहन की दुकान से, अब यहाँ दुकान और मोहन में जो संबंध है उसको से डिनोट किया जा रहा है कि मोहन की दुकान से ये चीज़ आया है। अब कोई अगर पूछे कि किस दुकान से आया है, तो हम बहुत खुले तौर पे कह सकते हैं कि मोहन की दुकान से ही आया है। तो दो शब्दों को जो जोड़ने वाला और जो संबंध की पुष्टि करता है, वह जो हमारा कारक चिन्ह है से, वह करता है। विभक्तियों का प्रयोग, हिंदी व्याकरण में विभक्तियों का प्रयोग विधि निश्चित है। हिंदी में 2 तरह की विभक्तियां हैं, एक विलिष्ट और दूसरी संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विलिष्ट होती हैं, अर्थात अलग रहती हैं। जैसे राम ने वृक्ष पर, लड़कों को, लड़कियों के लिए। जबकि सर्वनाम के साथ जो विभक्तियाँ संश्लिष्ट में मिली हुई होती हैं, जैसे उसका, किस पर, तुमको, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा, उन्हें। यहाँ यह ध्यान रखना है कि तुम्हें, इन्हें, में, को, तेरा, तुम्हारा में का विभक्ति चिन्ह संश्लिष्ट है। अतः के लिए जैसे 2 शब्दों की विभक्ति में पहला शब्द संश्लिष्ट होगा और दूसरा विश्लिष्ट होगा। जैसे तू प्लस रे बराबर तेरे लिए, तुम प्लस ले मतलब तुम्हारे लिए, मैं प्लस रे मतलब मेरे लिए। यहाँ प्रत्येक कारक और उसके विभक्ति का प्रयोग परिचय उदाहरण के स्वरूप दिया गया है। अब जैसे मैं आपको बताऊंगा कि कर्ता कारक क्या है, तो उदाहरण के साथ आपको कर्ता कारक के बारे में बताऊंगा कि मुख्य रूप से कर्ता कारक का उपयोग हम कैसे करते हैं। तो पहले कर्ता कारक की एक छोटी सी परिभाषा समझ लेते हैं कि वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ, काम करने वाले के अर्थ में आता है, वह कर्ता कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे मोहन खाता है, अब इस वाक्य में खाने का काम मोहन कर रहा है, अतः कर्ता जो है वह मोहन है। इसमें 2 विभक्तियाँ हैं, जो कर्ता की हैं वो 2 विभक्तियाँ हैं। एक तो विभक्ति है ने और दूसरा है अनुस्वार। कर्ता संस्कृत का कर्ता ही हिंदी का कर्ता कारक है।
वाक्य में कर्ता का प्रयोग दो रूप में होता है। पहला वह जिसमें ने विभक्ति नहीं लगती है, अर्थात जिसमें क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं, इसे अप्रत्यय कर्ता कारक कहते हैं। समझ लीजिए फिर से कि दो तरीके से कर्ता का उपयोग होता है। पहला वह जिसमें ने की विभक्ति नहीं लगती है। मैंने आपको नियम बताया है कि कर्ता ने, लेकिन यहाँ क्या है कि कर्ता कारक जो बनता है वो दो तरीके से बनता है। पहला तरीका तो यह है कि ने अगर लगता है तो, लेकिन दूसरा तरीका है अप्रत्यय कर्ता कारक। इसमें क्या होता है कि ने की विभक्ति नहीं लगती है, अर्थात जिसमें क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष कर्ता के अनुसार ही होते हैं, वो अप्रत्यय कारक कहलाते हैं। इसे प्रधान कर्ता कारक भी माना जाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, मोहन खाता है। यहाँ खाता है जो है वो क्रिया है जो कर्ता यानी कि मोहन के लिंग और वचन के अनुसार है। इसके विपरीत यहाँ क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार हो रहे हैं, वहाँ ने विभक्ति लगती है। जैसे देखिए, इसे व्याकरण में स्वप्रत्यय कर्ता कारक कहते हैं। इसे अप्रधान कर्ता कारक भी कहा जाता है। उदाहरणार्थ, श्याम ने मिठाई खाई। इस वाक्य में क्रिया खाई कर्म मिठाई के अनुसार आई है। अब इसमें दो कर्ता कारक हैं जो मैंने आपको बताया है। पहला अप्रत्यय कर्ता कारक जिसे प्रधान कर्ता कारक भी कहते हैं, और दूसरा स्वप्रत्यय कर्ता कारक जिसे अप्रधान कहा जाता है। अब अप्रत्यय कर्ता कारक में क्या है कि यह संज्ञा के अनुसार ही बदलता है, कर्म के अनुसार और क्रिया के अनुसार बदलता है। हमने बताया था आपको कि कर्ता कारक में जो है वो ने की मात्रा ने की विभक्ति लगती है, जिसके कारण हमें पता चलता है कि यह कर्ता कारक की विभक्ति है। लेकिन जब अप्रत्यय होता है तो उसमें संज्ञा और क्रिया के आधार पर कर्ता को डिनोट किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मोहन खाता है। अब यहाँ मोहन खाता है, यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं। पहला तो संज्ञा है मोहन, और चूँकि मोहन खा रहा है इसलिए मोहन कर्ता भी है। और दूसरी बात है, यहाँ खाना एक क्रिया है। तो अगर मोहन खाता है, इसमें कोई भी, ये डायरेक्ट बात है कि मोहन खा रहा है, इसमें कहीं से भी कोई विभक्ति नहीं लगेगी और यह प्रधान कारक के रूप में आएगा। लेकिन वहीं अगर हम ये बोलेंगे कि मोहन ने मिठाई खाई, तो यहाँ मिठाई मुख्य रूप से प्रधान हो जाता है और कर्ता जो आपका जो है वो मोहन है। तो मोहन ने क्या खाया, तो मोहन ने मिठाई खाई। यहाँ क्रिया गौण हो जाता है और जो इसमें है वो सहायक में विभक्ति ने के रूप में लगती है, जिससे हम ये पता कर पाते हैं कि मोहन ने क्या खाया है या क्या पिया है। वहाँ जब हम अप्रत्यय कारक में देखते हैं तो मोहन खाता है। यहाँ पे बहुत क्लियर है कि मोहन कुछ ना कुछ तो ज़रूर खाता है, लेकिन यहाँ इन्होंने डिनोट किया है कि मोहन ने मिठाई खाई। तो ये कर्ता कारक का है। वह कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग जो है वह किस प्रकार होता है वो मैं आपको बताऊं। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। बिना विभक्ति के भी कर्ता कारक का प्रयोग होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये अप्रत्यय कर्ता कारक में ने का प्रयोग नहीं होता है और इसमें कोई खास वाक्य कठिनाई नहीं होती है। ने का प्रयोग अधिकतर पश्चिमी हिंदी में होता है, अर्थात बनारस में, पंजाब तक में इसका प्रयोग लोग नहीं करते हैं, क्योंकि इस ने की विभक्ति सृष्टि के आधार पर हुई, उधर से ही हुई है। हिंदी भाषा की इस विभक्ति से अहिंदी वाले घबराते हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो इसकी व्युत्पत्ति को ध्यान में रखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसका स्वरूप तथा प्रयोग जैसा संस्कृत में होता है वैसा ही हिंदी में होता है। यह हिंदी में कोई विशेष रूप से नहीं आया है। खड़ी बोली में ने चिन्ह कर्ता कारक के संज्ञा शब्दों की एक विश्लिष्ट विभक्ति है, जिसकी स्थिति बड़ी नपी तुली और स्पष्ट है, किंतु हिंदी लिखने में इसका प्रयोग भूलें अब प्रायः हो जाया करती हैं। ने का प्रयोग केवल हिंदी और उर्दू में ही होता है। अहिंदी भाषियों को ने के प्रयोग में कठिनाई होती है। यहाँ देखना यह है कि भाषा में ने का प्रयोग कहाँ होता है। ने का प्रयोग कहाँ होता है तो वो समझिए, इसमें 3-4 नियम हैं जो मैं आपको बताऊँ। ने का प्रयोग कर्ता के साथ तभी होता है जब क्रिया सकर्मक
सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, हेतु मद्भूत और संदिग्ध भूतकालों की कर्तृवाच्य हो। जैसे सामान्य भूत में तुमने रोटी खाई, पूर्ण भूत राम ने रोटी खाई थी, आसन्न भूत राम ने रोटी खाई है, संदिग्ध भूत राम ने रोटी खाई होगी। हेतु मद्भूत में राम ने पुस्तक पढ़ी होती तो इसका उत्तर ठीक होता। अब ये गौर करने वाली बात है कि इसमें जितनी भी बातें हैं वो आपको जो प्रेजेंट भूतकाल में हुआ है ना, उसके साथ हम इस ने का उपयोग करते हैं। जो वर्तमान में काम हो रहा है उसके साथ हम ने का उपयोग नहीं करते हैं, ने विभक्ति नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर वो सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, यानी कि यह कुछ समय पहले हुआ है या कुछ समय पहले उसने किया होगा, तो जब पास्ट की बात होती है, जब भूतकाल की बात होती है, तब हम ने का उपयोग करते हैं। इसमें 5 सेगमेंट्स हैं। जैसे सामान्य भूत, उसका मतलब ये है कि राम ने रोटी खाई, अभी ये थोड़ी देर पहले की घटना है, तो यहाँ पे ने का उपयोग हम लगाते हैं। आसन्न भूत, राम ने रोटी खाई है। अब यहाँ पे हम एक पुख्ता मोहर लगा रहे हैं कि हाँ, राम ने ही रोटी खाई है। पूर्ण भूत, राम ने रोटी खाई थी। ये आपको भूतकाल की बात हो गई कि हो सकता है कि 2 दिन पहले राम ने रोटी खाई होगी। संदिग्ध भूत, राम ने रोटी खाई होगी। यहाँ पे संशय है लोगों में कि हो सकता है कि इसमें खाई भी होगी और नहीं भी खाई होगी। तो इसमें ये जितने भी भूतकाल मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारे भूतकालों में आपको ने का प्रयोग अवश्य होता है। तो आज के लिए इतनी ही बातें। कल इस ने के प्रयोग का और कहाँ कहाँ होता है कारक में, वो मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।